हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीजी संसार में। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि हम सब महिला बाल विकास की योजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज कुछ और योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सर सर सबसे पहले आज हम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में। तो सुपोषण योजना नाम से ही पता चल रहा है, सुपोषण मतलब पोषण को सुदृढ़ करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें क्या होगा, कुपोषण। और एनीमिया किन में होंगी, जो 15 से 49 वर्ष आयु की जो वर्ग की महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम है। और जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें कुपोषण है। तो इनको जड़ से समाप्त करने के लिए हम लोग कौन सी योजना लाए हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो सुपोषण योजना क्यों लाए हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया को खत्म करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लेके आए हैं। अब एक सर्वे होता है जिसको बोला जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये रिपोर्ट 4 के अनुसार दिया है, लेकिन अभी 5वां रिपोर्ट इसका आ चुका है। तो इसके अनुसार क्या है, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषण के शिकार थे। और 15 से 49 आयु वर्ग की 47% माताएं एनीमिया से पीड़ित थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 सर्वे के अकॉर्डिंग क्या था, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 37.7% बच्चे जो थे वो कुपोषण के शिकार थे। और एनीमिया की शिकार कितने प्रतिशत महिलाएं थी, 47% महिलाएं थी। ठीक है, फिर अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आ गया है उसके अनुसार डेटा चेंज हो चुका है, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि कुपोषण खत्म करेंगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में। और 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं में हम क्या खत्म करेंगे, एनीमिया को खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत बच्चे या कितने प्रतिशत बच्चे अभी तक कुपोषण से बाहर आ चुके हैं जब से ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चला है। तो नवंबर 2022 की स्थिति में, अगर नवंबर 2022 की स्थिति में देखा जाए तो 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। आप ये याद रखिएगा, 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ठीक है, नवंबर 2022 की स्थिति में 6 माह से 6 आयु वर्ष के 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। और इसके तहत क्या क्या मिलता है, मुख्यमंत्री सुपोषण आहार के तहत, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत पोषण आहार के रूप में गर्म पका भोजन मिलता है। अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जाता है। इससे पहले हम देखे थे रेडी टू ईट फूड का भी प्रावधान है, वो भी बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए और महिलाओं को एनीमिक होने से रोकने के लिए ही दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो महिला बाल विकास विभाग का कार्य था। अब स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिक बच्चों एवं महिलाओं के लिए आईएफए 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 का फुल फॉर्म होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड। आईएफए का फुल फॉर्म होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड, आईएफए। आईएफए का फुल फॉर्म होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड अथवा सिरप, कृमिनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। किसके तहत, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत। ठीक है, इस योजना की मुख्य बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन जो है वो जन सहयोग और जन सहभागिता से किया जा रहा है। और इसमें जो खर्च होने वाली राशि है, मीन्स इसके लिए जो राशि आवंटित होती है वो किससे होती है, खनिज न्यास निधि से होती है। खनिज न्यास निधि से होती है, सीएसआर मद से होती है। इसको बोलते हैं, किससे होती है, सीएसआर फंड से होती है तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। ठीक है, सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर, सीएसआर
आर। तो CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बड़े फर्म होते हैं वो कुछ राशि दान में देते हैं, सहयोग में देते हैं, ताकि सुपोषण योजना में उनके उस राशि के तहत मदद की जा सके। अब हम आते हैं सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 में। ठीक है, कौन सा देखेंगे हम? सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 का पोषण अभियान देखेंगे। भारत सरकार द्वारा 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए वृहद अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो पोषण अभियान कब से चल रहा है? वर्ष 2018 से चल रहा है। पोषण अभियान भी क्यों चलाया जा रहा है? कुपोषण को खत्म करने के लिए। कब से चलाया जा रहा है? वर्ष 2018 से चलाया जा रहा है। और वर्तमान में दिनांक 1/8/2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है। इसके तहत क्या क्या घटक है उसको हम आगे देखते हैं। तो पोषण अभियान के मुख्य बिंदु क्या क्या है? समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, तो इसके तहत क्या करते हैं? समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन। ठीक है, तो पूरे समुदाय को लेकर ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जिससे पोषण को समाज में लाया जा सके और कुपोषण को दूर किया जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं? समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामवासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूक करते हुए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई, 6 माह पूर्ण किए बच्चों का अन्नप्राशन, पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पोषण दिवस, शाला पूर्व शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा प्रवेश दिवस एवं जन स्वास्थ्य संबंधी संदेश जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि जागरूकता हेतु जन स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जाता है। किसके तहत? समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन के तहत। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आप याद रखिए कि पोषण अभियान के तहत ये क्या काम करता है? महिलाओं को या सामुदायिक समुदाय को जागरूक करने का कार्य करता है। किसके लिए? कुपोषण के प्रति, ताकि वो पोषण की ओर लौट आए, इसलिए। ठीक है, इसके तहत जन आंदोलन भी होता है। ये मेनली ये जो योजना है ये बात कर रहा है ताकि कुपोषण के बारे में समाज में कुपोषण के जानकारी समाज को देना, ताकि वो सुपोषण की ओर लौट पाए। तो ये मेन इस सुपोषण अभियान का लक्ष्य है। ठीक है, इसके तहत पोषण माह एवं पखवाड़ा भी सुनिश्चित किया जाता है और सूचना शिक्षा संचार भी इसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, सूचना शिक्षा संचार, इसका मतलब शिक्षा देना, सूचना देना शिक्षा के माध्यम से संचार गतिविधियों के तहत। तो इसके तहत प्रिंट मीडिया, टेलीविजन का प्रयोग करके जागरूकता फैलाने की बात चल रही है। ठीक है, ये है सूचना शिक्षा संचार। और पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा। पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा गतिविधि अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे एनीमिया कैंप चलाया जाता है, सुपोषण रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार, ग्राम पंचायत नगरीय निकायों की बैठक, पोषण मेला, आयुष विभाग के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, स्व सहायता समूह की बैठक, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, गृह भेंट एवं परामर्श, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, VHSND के माध्यम से जागरूकता, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, कृषक समूह की बैठक, नारे लेखन, योग गतिविधियां इत्यादि। इसके तहत मेनली क्या कार्य किया जा रहा है? जागरूकता का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों को जागरूक किए जाए कुपोषण के बारे में और उनको पोषण की ओर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब हम देखते हैं, हाँ, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोषण माह, किस माह को पोषण माह कहते हैं? तो हर साल के सितंबर माह को हम लोग पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कौन से मंथ को? सितंबर मंथ को हम क्या करते हैं? पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल के। तो इस साल भी 2022 में जो सितंबर का मंथ था 1 से 30 सितंबर तक, उसको हम लोग पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किए थे। कब मनाया जाता है पोषण माह? कौन से माह को हम पोषण माह बोलते हैं? तो सितंबर के मंथ को हम क्या बोलते हैं? पोषण माह बोलते हैं।
इसके तहत प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। क्यों प्रोत्साहन राशि और किनको मिलेगा ये प्रोत्साहन राशि? तो पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में, ताकि वो ऐसे ही और सेवा देती रहें करके, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको पर माह, प्रति माह 500 रुपए का राशि दिया जाएगा। तथा जो सहायिकाएं हैं, कौन है सहायिकाएं हैं, उनको 250 रुपए का प्रावधान है। ठीक है, प्रोत्साहन राशि, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की राशि और जो सहायिकाएं हैं उनको 250 राशि प्रदान करने का प्रावधान है। अब एक ऐप है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। इस ऐप के माध्यम से डिजिटली सारे डेटा को ऐड किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, और इसके तहत फिर चेक किया जाता है कि कितना पोषण है, कितने बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं और कितने बच्चे अभी भी कुपोषण के अंदर है करके। ये कौन सा ऐप है? पोषण ट्रैकर ऐप। अब विभिन्न विभागों का कन्वर्जेंस, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, तो इसमें बहुत सारे जो विभाग मिलकर कार्य करते हैं, तो इसके लिए राज्य शासन, जिला व विकासखंड स्तर पर अभिसरण बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मतलब कि हर एक लेवल पे कुपोषण को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है और उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर ये कार्य किए जा रहे हैं। अब पोषण वाटिका भी एक इसके तहत प्रावधान है, जिसके तहत उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ, मतलब पोषण वाटिका महिला एवं बाल विकास तो इसमें शामिल है ही है, उसके साथ साथ उद्यानिकी एवं आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए राज्य के 17,376 आंगनबाड़ी केंद्रों में और 3,838 शासकीय भवनों में, 28,741 गांव शहर के उपयुक्त स्थानों में और कुछ घरों में और पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे अच्छे अच्छे सब्जी भाजी लगाए जाए और उसको पौष्टिक भोजन को लिया जाए ताकि कुपोषण कम हो सके। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की। अब हम किसकी बात करेंगे? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की। ठीक है, अब तक जो हम योजना पढ़ रहे थे वो कुपोषित बच्चों के लिए पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के लिए कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। किस लिए? गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर लाने के लिए। यह योजना कब से स्टार्ट की गई थी? वर्ष 2009 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के लिए कब स्टार्ट किया गया था? वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों के परामर्श से सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें क्या है? प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको प्लीज मार्क करके रखिएगा। प्रत्येक विकास खंड, ये याद रखिएगा, विकास खंड के लेवल पे है, ना कि ग्राम पंचायत के लेवल में है, ना कि जिला के लेवल पे है। प्रत्येक विकास खंड के लेवल में हर माह में 2 दिवस को हम संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको हम कुपोषण से बाहर ला सके। इसलिए हम क्या करते हैं? विकास खंड के लेवल पे 2 दिन को संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करते हैं। और इसके तहत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत जो बच्चे गंभीर संक्रमण में हैं, गंभीर कुपोषण की स्थिति में हैं, उनकी पहचान करते हैं। अगर, मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है पर एक बार पढ़ लेते हैं। निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपए सीमा तक स्वास्थ्य की जांच व्यवस्था इस योजना के तहत दी जाती है। अधिकतम 300 रुपए की जो अधिकतम 300 रुपए तक का अगर निजी चिकित्सा क्षेत्र में, प्राइवेट चिकित्सा में अगर आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 300 रुपए तक की स्वास्थ्य जांच आपकी फ्री हो सकती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपए तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक की राशि की भी दवाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। दवाएं 500 रुपए की, और अगर चिकित्सा स्वास्थ्य जांच है तो 300 रुपए, निजी में भी, प्राइवेट संस्था में भी, और अधिकतम 500 रुपए की दवाएं। पर अगर आपको चिकित्सा अधिकारी लिख के देता है कि आपको
इससे अधिक की दवाई चाहिए तो इससे अधिक की भी आपको दवाई प्रोवाइड की जाएगी। निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1,000 रुपये का मानदेय एवं 500 रुपये तक यात्रा व्यय का प्रावधान है। इसका मतलब कि अगर कि कोई बच्चा कुपोषित है और उसको परिवहन के लिए भी, मतलब परिवहन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है चेकअप के लिए, तो उसके लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई जाती है। और ये सुविधा कब से दी जा रही है? वर्ष 2016-17 से दी जा रही है। ठीक है, कब से दी जा रही है? वर्ष 2016-17 से दी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है? 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण की स्थिति एवं रोकथाम के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विभाग द्वारा प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने व समुदाय में जागरूकता के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ साथ सामुदायिक सहभागिता से क्या पोषण अभियान चलाया जा रहा है और वजन त्योहार चलाया जा रहा है, गंभीर वजन त्योहार चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। पोषण अभियान, वजन त्योहार, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। इनके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों की अधोसंरचना विकास के माध्यम से भी सेवाओं को उन्नत करने की ठोस पहल राज्य में की गई है। अब हम जानते हैं वजन त्योहार के बारे में। वजन त्योहार के माध्यम से वजन त्योहार के माध्यम से राज्य के सभी 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का वजन लिया जा रहा है और उनको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोषण स्तर आकलन वर्ष 2012-13 से किया जा रहा है। तो सबसे पहली बार पोषण के लिए वजन त्योहार कब स्टार्ट किया गया था? 2012-13 में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले वजन त्योहार कब लाया गया था? 2012-13 में लाया गया था। और वजन त्योहार में राज्य के सभी 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का वजन लिया जाता है। वजन त्योहार में प्रदेश के 5 वर्ष तक की आयु में व्याप्त कुपोषण एवं कुपोषण मुक्ति अभियान के फलस्वरूप कुपोषण के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार क्या क्या डेटा है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 अभी 5 हुआ है, 4 जो है वो लास्ट का डेटा है करके, है ना। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें 2 डेटा अलग अलग है, एक छत्तीसगढ़ का डेटा है और एक भारत का डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या है। छत्तीसगढ़ में 2014-15 में राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार कितनी कुपोषण दर थी? कुपोषण की दर 37.7% थी, जो राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार घटकर कितनी हो गई है? 31.3% हो गई है। तो इसमें कितनी की कमी आई है? 6.4% की कमी आई है। ये डेटा हमको याद रखना है। कौन सा डेटा हमको याद रखना है? सर्वेक्षण 5 के तहत कितना है? 31.3% कुपोषण है छत्तीसगढ़ में। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था 4, उसके तहत कितना है? 37.4% है। तो इस दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 6.4% का। तो कितने की कमी आई है कुपोषण में? 6.4% की कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 37.7% था कुपोषण का प्रतिशत, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इसमें कुपोषण का प्रतिशत था 31.3%। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है कुपोषण की दर में? 6.4%। अब वजन त्योहार के अनुसार कुपोषण की दर 2012-13 में 40.5% था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 2012-13 में वजन त्योहार स्टार्ट हुआ था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वर्ष 2022-23 में 17.6% जो कुपोषण की स्थिति रह गई है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 40 से 17
मीन्स हम लोग बहुत बड़ा डिफरेंस तय किए हैं, ये हमको नजर आ रहा है। 40 से 17, 40 कुपोषण था जो अब कितने प्रतिशत आके रह गया है, 17.76%। और सबसे पहला वजन त्योहार हम कब मनाए थे, 2012-13 में मनाए थे। और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2022-23। तो आसान है, आज से 10 साल पीछे जाएंगे, उस दिन से वजन त्योहार स्टार्ट हुआ है, इसको रटने की नहीं जरूरत है। वजन त्योहार आज से 10 साल पीछे जाएंगे, वर्ष 2022-23 से, तो हमको वजन त्योहार मिल जाएगा कब स्टार्ट हुआ था। वजन त्योहार कब स्टार्ट हुआ था, 2012-13 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण का क्या दर था। तो NFHS 5, अगर NFHS 5 में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत अभी है 32.1%, और जो NFHS 4 था उसमें कुपोषण का राष्ट्रीय औसत था 35.5%। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भारत में कितना था कुपोषण का प्रतिशत, 35.8 था। और इस टाइम छत्तीसगढ़ में कितना था, 37.7% था। ठीक है, फिर ये आप यहाँ पे डेटा लिखा भी हुआ है, 37.7% था। और NFHS 5 के तहत कुपोषण राष्ट्रीय औसत, मतलब भारत में कितना था, 32 अभी है, सॉरी, भारत में कितना है, 32% है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है, 31%। तो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ 32 और 31 में 31 कम है। इसका मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब।